आज हम पढ़ेंगे कलचुरी वंश के बारे में। ठीक, कलचुरी वंश जो हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने का रिकॉर्ड है इनका। ठीक, लगभग 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी से कब से कब 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक 1741 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। इनका शासन काल पूछता है छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक कौन थे? कलचुरी वंश। ठीक, अब हम इस कलचुरी वंश के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, उसके बाद हर एक शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, ये है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक, यहाँ पे इधर मध्य प्रदेश हो गया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे एक जगह है जिसका नाम है अमरकंटक। ठीक, अमरकंटक से एक नदी निकलती है, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी। इस नर्मदा नदी के किनारे एक शासक होता है जिसका नाम होता है महिष्मान। महिष्मान नाम का शासक। ये महिष्मान नाम का शासक एक नगर बसाएगा महेशमती। नाम आप सभी ने सुना होगा, महेशमती, बाहुबली मूवी में, है ना। ये महेशमती नाम का नगर बसाता है और यहाँ से अपना साम्राज्य ऑपरेट करता है। ठीक, ये महेशमती आगे चल के हैहयवंशी शासक भी कहलाते हैं। ठीक, हम इस तरफ ज़्यादा डिटेल में ही जाएंगे। एक बार बस क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रतनपुर में शासन करने वाले कलचुरी वंशी कहाँ के थे, और उसमें त्रिपुरी भी नहीं दिया गया था और साथ ही साथ उसमें लहुरी भी नहीं दिया गया था, उसमें दिया गया था महेशमती। ठीक, तो आपको इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि यदि त्रिपुरी नहीं दिया गया है, लहुरी नहीं दिया गया है, तो आपको ऑप्शन लेना है महेशमती। ठीक, इसके बारे में सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, फिर आगे राजाओं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे महेशमान नाम का शासक, वो अपने नाम से एक नगर बसाता है महेशमती, और यही महेशमती लोग आगे चल के हैहयवंशी भी कहलाते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से, इस वंश में इस महेशमान के वंशज होता है एक जिसका नाम होता है वामराजदेव। वामराजदेव, इसके बारे में हमको पढ़ना है। जो एग्जाम में आ सकता है मैं सिर्फ वही बताऊंगा आपको। ठीक है, वामराजदेव। वामराजदेव क्या करता है? ये कालिंजर को जीतता है और अपना बनाता है राजधानी, और कालिंजर के साथ साथ ये गंगा और गंडक नदी वाले के आसपास वाले क्षेत्र को जीतेगा, और जीतने के बाद अपना छोटा भाई लक्ष्मण राज, जीतने के बाद अपने छोटे भाई लक्ष्मण राज को इस गंगा और गंडक नदी के आसपास के क्षेत्र को शासन करने के लिए दे देता है। ठीक, यहाँ पे शासन कर रहा है गंगा और गंडक नदी के आसपास वाले क्षेत्र में लक्ष्मण राज, इसका छोटा भाई होता है। ठीक, वामराजदेव क्या करेगा, यहीं पे जबलपुर से कुछ मील की दूरी पे एक जगह है तिवरग्राम। ठीक है, वहाँ पे अपनी एक नया शाखा रखता है तिवरग्राम। ठीक, वहाँ पे अपना एक नई शाखा रखेगा, और वही तिवरग्राम के लोग आगे चल के त्रिपुरी कहलाता है। तिवरग्राम के शासक लोग आगे चल के त्रिपुरी के शासक कहलाते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। त्रिपुरी को किसने बसाया? वामराजदेव। ठीक, वामराजदेव का एक बेटा होता है कुक्कलदेव प्रथम, कुक्कलदेव फर्स्ट। ठीक, कुक्कलदेव फर्स्ट का एक बेटा होता है जिसका नाम है शंकरगढ़ द्वितीय, शंकरगढ़ सेकंड या शंकरगढ़ द्वितीय। इसको एक मुग्धतुंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, देखो ध्यान से, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं बस। ये शंकरगढ़ द्वितीय जो है, एक बार साम्राज्य विस्तार के लिए चला जाता है दक्षिण कोसल। ठीक, हमारा वर्तमान का छत्तीसगढ़। यहाँ पे कोरबा में एक जगह है पाली, इस पाली नाम के जगह पे आक्रमण करता है। जिस समय शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग कोरबा में आक्रमण करेगा साम्राज्य विस्तार के नाम से, तो उस समय कोरबा या पाली वाले क्षेत्र में शासन होता है बाणवंशियों का। ठीक, बाणवंशी, और उस शासक का नाम रहता है विक्रमादित्य। ठीक, आप ऐसा कह सकते हो कि छत्तीसगढ़ में आक्रमण करने वाला पहला कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग था। ये क्वेश्चन पूछेगा, आक्रमण करने वाला पहला कलचुरी शासक। ठीक,
ये हराता किसको है? पाली के बाणवंशी शासक को। क्वेश्चन ऐसा भी पूछेगा, उस कलचुरी वंशी शासक का नाम बताइए जो पाली के बाणवंशी शासक को हराया था। तो आपको ये शंकरगढ़ द्वितीय ध्यान में रखना है या मुग्धत्व, ये पूछेगा। ठीक, बेटा किसका है? कोक्कलदेव प्रथम का। लेकिन क्या होता है, शंकरगढ़ द्वितीय पाली वाले क्षेत्र को जीता, बाणवंशी शासकों को हराया, हरा करके जैसे यहाँ पे साम्राज्य स्थापित करना चाहता है या राजधानी बनाने वाला होता है कि उसी समय उड़ीसा के सोमवंशी शासक इनके ऊपर आक्रमण कर देता है। ठीक, और इस क्षेत्र को उड़ीसा का सोमवंशी शासक लोग जीत जाते हैं। तो शंकरगढ़ द्वितीय जो है मूल रूप से छत्तीसगढ़ में उस समय कलचुरी वंश का नींव नहीं रख पाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं एक राजा का नाम बताया हूं कि लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज बुलाएगा अपने बेटे कलिंग राज को। ठीक, कलिंग राज को, और कलिंग राज को बोलेगा कि कलिंग राज आप जाइए और हमारे पूर्वज जो साम्राज्य विस्तार के नाम से कभी दक्षिण कौशल में गए थे और शासन करने वाले ही थे कि उड़ीसा के सोमवंशी उनके ऊपर अटैक कर दिए, आप जाइए इस कोरबा, इस दक्षिण कौशल के मध्य वाले क्षेत्र को आप जीतिए और वहां पे अपने नाम से या हमारे कलचुरी वंश के नाम से एक आप अपना साम्राज्य स्थापित कीजिए। कलिंगराज सारा घोड़ा हाथी सेना लेकर के पहुंच जाता है आपका कोरबा के पाली वाला क्षेत्र। ठीक है, अब इस कोरबा के पाली वाले क्षेत्र को जीत कौन लिया है? सोमवंशी शासक। ठीक, इस सोमवंशी शासक को ये हरा रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन भी ऐसा पूछता है कि कलिंगराज ने जब छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया तो किस वंश के शासकों को हरा करके कलचुरी वंश का नींव रखा? तो सोमवंशी शासक, उड़ीसा के सोमवंशी शासक के क्षेत्र के अंतर्गत ये आता था। ठीक, तो उड़ीसा के सोमवंशी शासक को कलिंगराज हराता है। हराने के बाद ये कोरबा में जो पाली वाला क्षेत्र को जीतता है, लेकिन जीतने के साथ साथ ये अपना राजधानी पाली को ना बना करके बना देता है तुम्बाड़ को। ठीक, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिर आप इतना जानिए, कोरबा के पाली वाले क्षेत्र को जीतेगा, जीतने के बाद पाली को राजधानी ना बना के बनाता है किसको? तुम्बाड़ को। अभी यहां तक कोई दिक्कत? देखो अब क्या है, लक्ष्मण राज अभी कलिंजर और गंडक नदी के आसपास वाले क्षेत्र पे शासन कर रहा है। ठीक, लक्ष्मण राज जिस क्षेत्र पे शासन कर रहा है वो कहलाते हैं सरयू पाली या फिर लहुरी। ठीक, लक्ष्मण राज जिस क्षेत्र पे शासन कर रहा है वो सरयू पाली के कलचुरी या लहुरी शाखा के कलचुरी कहलाते हैं। ठीक, इनके कई शाखा हैं, जैसे अब त्रिपुरी की एक शाखा है, ठीक, लहुरी भी एक शाखा हो गया। तो वैसे ही लक्ष्मण राज सरयू पाली और लहुरी के शासक होते हैं। तो कायदे से कलिंगराज जिसका बेटा है ये भी यही इसी शाखा के शासक हैं क्या? तो बिल्कुल है। ठीक, ये क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि छत्तीसगढ़ में किस शाखा के कलचुरियों के कौन सी शाखा आ करके शासन किया? तो आपको ध्यान में रखना, सरयू पाली के कलचुरी या लहुरी शाखा के कलचुरी हमारे छत्तीसगढ़ में आके शासन किए। यहां तक के कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, एक बार आप देख लो, वामराजदेव कलिंजर को जीता, गंडक और गंगा नदी वाले क्षेत्र को जीतता है और अपना छोटा भाई लक्ष्मण राज को वहां का शासक बना देता है। ठीक, लक्ष्मण राज को शासक देने के बाद, शासन क्षेत्र देने के बाद वामराजदेव तिवरग्राम के पास अपना एक नई शाखा रखता है जो आगे चल के त्रिपुरी के कलचुरी कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद वामराजदेव का बेटा कोक्कलदेव प्रथम, कोक्कलदेव का बेटा शंकरगढ़ द्वितीय। ये शंकरगढ़ द्वितीय एक बार साम्राज्य विस्तार के नाम से हमारे छत्तीसगढ़ आया होता है। कोरबा में पाली वाले क्षेत्र में बाणवंशी शासकों का शासन, विक्रमादित्य को हराएगा और पाली क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करने ही वाला होता है कि उड़ीसा के सोमवंशी शासक उसके ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद कलिंगराज जाता है फिर एक समय के बाद और उड़ीसा के सोमवंशी शासकों को हराएगा और वहां पे कलचुरी वंश का नींव रखा गया। ये लगभग 995 ईस्वी की बात है। ठीक, ये कब अटैक किया था? 995 ईस्वी में उड़ीसा के सोमवंशी शासकों के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक, और छत्तीसगढ़ में 995 ईस्वी में कलचुरियों का नींव रखेगा कौन? कलिंगराज। कलिंगराज किस शाखा के शासक था? कौन सी कलचुरियों का शासक था? तो सरयू पाली कलचुरी या लहुरी के कलचुरी। ये आपको पूछेगा रतनपुर में किस शाखा के कलचुरी शासन किए? तो सरयू पाली के कलचुरी या लहुरी के कलचुरी। ठीक है जी।
कब कर रहे हैं? 995 ईस्वी में। अब देखो, अब शासकों के बारे में पढ़ते हुए चलना, ठीक। कलिंग राज, कलिंग राज सबसे पहले क्या किया? छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक है, ठीक। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? कलिंग राज। ठीक। साथ ही साथ ये न्यू कब रख रहा है? तो 995 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछता है कि कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कलचुरी वंश की नींव कब रखी? नींव रखा था वो 995 ईस्वी में, ठीक। अब कोरबा वाले क्षेत्र को, पाली वाले क्षेत्र को जीत तो जाता है अब, लेकिन साम्राज्य को चलाने के लिए उसको राजधानी तो चाहिए। तो ये अपना राजधानी बनाएगा कोरबा के पास से एक जगह है पाली के पास, जिसका नाम है तुम्माड़, ठीक। तुम्माड़ को अपना राजधानी बनाता है। ये कलचुरियों का प्रथम राजधानी या पहला राजधानी होता है, फर्स्ट कैपिटल बोल सकते हो, ठीक। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रथम राजधानी क्या थी? तुम्बाड़। बसाने वाला कौन है? कलिंग राज। 1000 ईस्वी में इस तुम्बाड़ को बसाएगा ये भी ध्यान में रखो। 1000 ईस्वी में ये तुम्बाड़ को बसा रहा है, ठीक है जी। अब क्या करेगा कलिंग राज? देखो, अब हम इसका एक आध दो निर्माण भी पढ़ लेते हैं। पहला चीज तो ये राजधानी बना लिया तुम्बाड़, कलचुरी का प्रथम राजधानी। साथ ही साथ ये चैतुरगढ़ नाम का एक जगह है वहीं पे कोरबा में, चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण करवाता है। महिषासुर मर्दिनी, ठीक। महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण करवाता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कलिंग राज शासनकाल पूछता है हर एक राजा का। 1000 से 1020 ईस्वी छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक। कब नींव रखा? 995 ईस्वी। 1000 में तुम्माड़ को राजधानी बनाएगा, जो कलचुरियों का पहला राजधानी कहलाता है, और साथ ही साथ चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण कराता है। इसके शासनकाल में क्या होता है? भारत में एक शासक आता है जिसका नाम होता है महमूद गजनवी, ठीक। और महमूद गजनवी का एक आदमी होता है जिसका नाम होता है अलबरूनी। और अलबरूनी एक यात्री होता है, ठीक है। अलबरूनी उस समय भारत से श्रीलंका के बीच यात्रा करता है। ये यात्रा का जो समय होता है वो होता है 1017 से 1020 ईस्वी के बीच, ठीक। अलबरूनी भारत और श्रीलंका के बीच में यात्रा कर रहा है। कब से कब? 1017 से 1020 ईस्वी। और कलिंग राज का शासन कब है? 1000 से 1020 ईस्वी, ठीक। जब ये यात्रा कर रहा होता है उस समय छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, ठीक। और छत्तीसगढ़ से गुजरता है तो अपने एक किताब है तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद। और इसी तहकीक-ए-हिंद में इस कलिंग राज के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी हमको मिलता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कलचुरी वंश या कलचुरी वंश के किस शासक का उल्लेख अलबरूनी के तहकीक-ए-हिंद में हमको देखने को मिलता है? तो वह है आपका कलिंग राज, ठीक। यहां तक आपको समझ में आया क्या? ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कमल राज के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे कमल राज के बारे में। 1020 से 1045 ईस्वी तक इसका शासनकाल। हर एक शासक का आपको शासनकाल पूछेगा। इसके शासनकाल में क्या विशेष हो रहा है? देखो, कलिंग राज आया कहां से था? त्रिपुरी से, सॉरी लहुरी से। लहुरी से वो आया था और शासन कर रहे हैं।
और कलिंग राज अभी भी लहुरी के राजाओं और मतलब जो लहुरी और त्रिपुरी के जो राजा हैं उसके अंडर में रह करके काम कर रहा है कलिंग राज, ठीक। और अपने साम्राज्य में जो भी काम करेगा बिना लहुरी और त्रिपुरी के कलचुरियों से पूछे बगैर कुछ नहीं करता है ये, ठीक। इसकी बात का हमको पता कुछ ऐसा चलता है कि एक बार क्या हुआ, त्रिपुरी के एक राजा होता है जिसका नाम होता है गंगदेव, त्रिपुरी राजा गंगेदेव या गंगदेव इसका नाम होता है, ठीक। ये चाहता है कि मैं उड़ीसा वाले क्षेत्र को जीत लूं और अपना साम्राज्य को विस्तार करूं, लेकिन बीच में क्या पड़ रहा है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में किसका शासन है, हमारे ही वंश का एक राजा है जिसका नाम है कमल राज, उसका शासन है। और ये कमल राज जो छत्तीसगढ़ के कलचुरी हैं वो हमारे अंडर में रह के काम कर रहे, तो गंगदेव पहुंच जाता है कमल राज के पास और कमल राज को बोलता है कि मैं जा रहा हूं उत्कल अभियान में उड़ीसा को जीतने, ठीक। और इसमें मुझे आपका सहायता चाहिए। कमल राज बोलता है ठीक है, क्योंकि अभी कमल राज इन्हीं लोग के अधीन में काम कर रहे हैं, ठीक। कमल राज यहाँ पे जाएगा उत्कल अभियान में, और उस समय उड़ीसा में जो शासक होता है उसका नाम है शुभकरण द्वितीय, ठीक। गंगेदेव और कमल राज जाएंगे और शुभकरण द्वितीय को हराएंगे, ठीक। और हराने के बाद यहाँ से तमाम प्रकार की सोना चांदी हर प्रकार का धन को लूट के ले आता है, कमल राज गंगेदेव को सौंप देता है। कमल राज क्या करता है, अपने उत्कल अभियान के दौरान ये उड़ीसा को पहले उत्कल ही ना बोलते थे, उड़ीसा से एक साहिल नामक वीर योद्धा को अपने साथ में लेके आता है। बस आपको कमल राज के बारे में सिर्फ इतना जानना है, ठीक। कमल राज, यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, कमल राज त्रिपुरी घराने के या त्रिपुरी शाखा के किस कलचुरी शासक का मदद किया था उत्कल अभियान में, तो गंगेदेव, ठीक। गंगेदेव और कमल राज मिल करके उड़ीसा के किस शासक को हराता है, शुभकरण द्वितीय को, ठीक। साथ ही साथ ये पूछेगा कि जब कमल राज उत्कल अभियान से वापस लौट रहा होता है तो वो कौन से वीर योद्धा को अपने साथ में लेके आता है, तो वो साहिल नामक वीर योद्धा को अपने साथ में लेके आता है। इतना चीज बस आपको कमल राज के बारे में पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं है इसके बारे में, ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे रत्नदेव प्रथम। अब हम पढ़ेंगे रत्नदेव प्रथम के बारे में। 1045 से 1065 ईस्वी तक हर एक शासक का आपको शासनकाल पूछेगा, कोई भी शासक हो। कलचुरी वंश में इतने सारे शासक हुए, 15-20 शासक, सभी का शासनकाल आपको पूछेगा। और किसी का भी शासनकाल आपको नहीं भूलना, ठीक। रत्नदेव प्रथम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो अभी तक जितने भी शासक शासन कर रहे हैं वे तुमाड़ में रह करके कर रहे थे, ठीक। ये क्या करेगा, एक बार गया होता है शिकार करने जंगल पे, आखेट करने, मैथोलॉजी हिस्ट्री है, मैथोलॉजिकल है। तो ऐसा बोलते हैं कि जब ये जंगल में शिकार करने के लिए गए थे तो रात्रि विश्राम कर रहे थे जंगल में, तो ये अचानक एक अलौकिक प्रकाश दिखता है और देखता है कि माँ महामाया का दरबार लगा हुआ है। ये सारी चीज़ों को देखकर हो जाता है ये बेहोश, रत्नदेव प्रथम, ठीक। और जब बेहोश हो जाता है सवेरे इसका जब आँख खुलता है तो ये सोचता है कि ये जगह जो सिद्धि प्राप्त जगह मुझे लग रहा है, क्यों ना मैं अपना राजधानी तुमाड़ को छोड़ करके एक अपने ही नाम से नगर बसा लूं जिसका नाम रहेगा रतनपुर, ठीक। वर्तमान का जो आप रतनपुर देख रहे हो उसको बनाने वाला शासक का नाम है रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम क्या करता है, अपना राजधानी बनाता है किसे, रतनपुर को, कलचुरियों का दूसरा राजधानी,
ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कलचुरियों का दूसरा राजधानी कौन था या कौन सा था, तो रत्नपुर ध्यान में रखना। बसा कौन रहा है? रत्नदेव, ठीक। तो इससे पहले रत्नदेव कहाँ शासन कर रहा था? तुम्माड़ में, क्योंकि इसके पहले इनका राजधानी क्या था? तुम्माड़। तो ये तुम्माड़ में शासन करने वाला अंतिम शासक हुआ, ठीक। तुम्माड़ में शासन करने वाला अंतिम शासक। ये रतनपुर को बसा रहा है 1050 ईस्वी में, तो 5 साल तो तुम्माड़ में शासन किया ना। तो अंतिम बार शासन करने वाला तुम्माड़ में कौन? रत्नदेव प्रथम। कलचुरियों का प्रथम राजधानी में कौन कौन शासक शासन किए? कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव। ध्यान में रखिए, कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज, ये तीनों शासक हुए जो तुम्माड़ में शासन किए थे, ठीक। और अंतिम बार शासन कौन किया था? यही रत्नराज्य रत्नदेव प्रथम। ये रतनपुर को बसा तो दिया, सारे प्रजामंडल के साथ आ गया ये रतनपुर। अब इतने सारे प्रजामंडल इनके साथ में आए तो उनको रहने खाने की भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना जी। तो ये क्या करता है, इस रतनपुर में सबसे पहले इसका मैं निर्माण करके बता देता हूं कि क्या क्या किया है रतनपुर में, ठीक। रतनपुर में बहुत सारा तालाब खुदवा देता है और रतनपुर को बना देता है तालाबों की नगरी इनके शासनकाल में, ठीक। तालाबों की नगरी। साथ ही साथ अब जब तालाब खुदवाए हैं, पानी जब उसमें स्टोर होगा तो खेती को बढ़ावा मिलेगा, और जब खेती को बढ़ावा मिलेगा और सही टाइम में सिंचाई होगी, इरिगेशन होगा, तो उत्पादन भी अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा तो व्यापार भी अच्छा होगा, और व्यापार अच्छा होगा तो इनकम भी अच्छा जनरेट होगा, ठीक। और इनकम जो प्रजा का ज़्यादा होता है तो रत्नदेव प्रथम या उस टाइम का जो शासक था उसको टैक्स भी ठीक ठाक मिलेगा। तो धन के दृष्टिकोण से उस समय रतनपुर पूरी तरह से संपन्न था, इसलिए इस रतनपुर को कुबेरपुर का नाम भी दिया गया, ठीक। कुबेरपुर का नाम दिया गया। नाम मैं बताऊंगा आपको रतनपुर को और किस किस नाम से जानते थे, ठीक। अभी आप इसका निर्माण कर देखिए। तालाबों की नगरी बनाया रतनपुर को, राजधानी बनाया रतनपुर को, और साथ ही साथ रतनपुर कुबेरपुर के नाम से भी जाने लगा इसके शासनकाल में। साथ ही साथ ये रतनपुर का मोस्ट फेमस मंदिर महामाया मंदिर का निर्माण करवाता है, ठीक। महामाया मंदिर का ये निर्माण करवाता है, ठीक। साथ ही साथ लाफागढ़ में ये महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण करवाएगा। महिषासुर मर्दनी, इतना चीज आपको पढ़ना है, ठीक। इसके शासनकाल में रतनपुर को राजधानी बनाया गया तुम्बाड़ से ला करके। 1050 ईस्वी में बसाता है अपने नाम से। रतनपुर को तालाबों की नगरी बोलते थे, कुबेरपुर के नाम से भी जानते थे। रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया और लाफागढ़ में महिषासुर मर्दनी मंदिर का, ठीक। छत्तीसगढ़ में महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण कलिंगराज, लाफागढ़ में कौन? रत्नदेव प्रथम, ठीक। अब देखो रतनपुर का मैं बोला नाम के पीछे हम देखते हैं, ठीक। रतनपुर को अलग अलग युग में अलग अलग नाम से जानते थे, जैसे कि सतयुग, 4 युग है टोटल, सतयुग, त्रेता, द्वापर और हमारा अभी वर्तमान का कलयुग, पापियों के युग, ठीक। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में रतनपुर को हम जानते थे मणिपुर के नाम से, त्रेता में माणिकपुर। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि रतनपुर को कौन से युग में किस नाम से जाना जाता था, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक। द्वापर में जानते थे हीरापुर, और कलयुग में तो जानते हैं रतनपुर के नाम से, ठीक। रत्नपुर या रतनपुर, ठीक। चारों युगों में अलग अलग नाम से जाना जाता था। चारों युगों में इस शहर का वर्चस्व होने के कारण इसे चतुर्युगपुरी भी कहा जाता है। चतुर्युगपुर या चतुर्युगपुरी, ठीक। किस शहर को कहा जाता है? रतनपुर को। यहां तक के समझ में आया क्या, ठीक। अब देखो ये अंतिम बार कहां शासन किया था जी? तुम्माड़ में। यहां पे भी ये कुछ कुछ निर्माण करके करवाएगा तुम्माड़ में, और इसको नहीं भूलना है आपको, ठीक। ये जितना भी चीज है महामाया मंदिर, कुबेरपुर, ये सब तो रतनपुर का हो गया। तुम्माड़ में क्या करेगा? अपने नाम से एक मंदिर बनवाएगा जिसका नाम है रत्नेश्वर मंदिर, क्योंकि राजा का नाम भी रत्नदेव है। रत्नेश्वर मंदिर,
और साथ ही साथ उसी तुम्बाड़ में एक और मंदिर बनाता है, बंकेश्वर मंदिर। इतना चीज आपको रतनदेव के बारे में पढ़ना है। ठीक, एक बार फिर से देखें क्या, रत्नदेव का शासनकाल 1045 से 1065 ईस्वी। ठीक, इसके शासनकाल में विशेष क्या होता है, राजधानी का परिवर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। तुम्बाड़ में अंतिम बार शासन करेगा और तुम्बाड़ से अपना राजधानी ले आता है कहाँ, आपका रतनपुर। कब बसाता है रतनपुर को, 1050 ईस्वी में। ठीक, रतनपुर को अलग अलग युग में अलग अलग नाम से जानते थे, जैसे सतयुग में मणिपुर, त्रेता में माणिकपुर, द्वापर में हीरापुर, कलयुग में रतनपुर। चारों युगों में इस शहर का विद्यमान या वर्चस्व होने के कारण इसे चतुर्युगपुरी भी दिया गया नाम। ठीक, अब रतनपुर को जब ये राजधानी बनाता है, प्रजामंडल के साथ आ जाता है रतनपुर में, तो अनेक सारा तालाब खुदवाता है। जैसे कि एक आपने शब्द पढ़ा होगा, 6 आगर 6 कोरी। ये शब्द इसलिए पूछता है पीएससी, प्राचीन समय में जो राजा होते थे वे 6 आगर और 6 कोरी का फार्मूला अपनाते थे तालाब बनवाने के लिए, और रत्नदेव ने भी यही फार्मूला अपनाया था तालाब बनवाने के लिए। रतनपुर में 6 आगर और 6 कोरी के हिसाब से तालाब बनवाते थे। ठीक, तो समझ में आया, तालाबों की नगरी कहलाए इसके शासनकाल में। इसी के शासनकाल में हम कुबेरपुर के नाम से भी जानते थे रतनपुर को। महामाया मंदिर बनवाया, लाफागढ़ में महिषासुर मंदिर बनवाया, और तुम्बाड़ जहाँ पे अंतिम बार शासन करता है, वो अपना पुराना राजधानी, वहां पे अपने नाम से रत्नेश्वर मंदिर बनवाता है और बंकेश्वर मंदिर बनवाता है। ठीक, यहां तक की कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब देखो आगे क्या, एक दो चीज और इंपॉर्टेंट। इसका विवाह होता है कोमोमंडल के अधिपति वज्जू वर्मन से। वज्जू वर्मन, या इसको वज्जू वर्मा भी बोलते हैं। ठीक, इसका एक बेटी होता है, बेटी का नाम होता है नोनल्ला। ठीक, नोनल्ला से विवाह करता है। ठीक, वज्जू वर्मन से नोनल्ला से विवाह करेगा। विवाह करने के बाद ये एक उपाधि धारण करता है रत्नराज का। रतनदेव ने रत्नराज को उपाधि धारण किया वज्जू वर्मन की बेटी नोनल्ला से विवाह करने के बाद। ठीक, यही चीज पूछा जाता है, रत्नदेव प्रथम ने रत्नराज की उपाधि कब धारण की, जब किस वंश के शासक या किस राजा के बेटी से इन्होंने विवाह किया। तो कोमोमंडल के अधिपति वज्जू वर्मन से इन्होंने विवाह किया था। अच्छा, इस शासक का कोई युद्ध अभियान भी है क्या? बिल्कुल है। ये एक बार सोमवंशी शासक उद्योग केसरी के साथ इसका लड़ाई होता है, और इसमें उद्योग केसरी या महाभवगुप्त चतुर्थ को ये हराता है रत्नदेव प्रथम। ठीक, रत्नदेव प्रथम के बारे में सिर्फ इतना आपको जानना है, इससे बाहर का आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है जी। एक सेकंड ना, दो मिनट, बस 2 मिनट, फिर हम आगे पढ़ेंगे। तब तक से आप ये देखते रहिए। ठीक, रत्नदेव प्रथम का बेटा आ गया अब पृथ्वी देव प्रथम। रत्न पृथ्वी जाजल्य, ऐसा आपको याद में रखना है। ठीक, रत्नदेव प्रथम आया, पृथ्वी, फिर जाजल्य देव, फिर रत्नदेव द्वितीय, फिर पृथ्वी देव द्वितीय, फिर जाजल्य देव, ऐसा ये क्रम चलेगा। ठीक, अभी हम आए हैं रत्नदेव प्रथम के बारे में। इसके पिताजी का शासनकाल कब से कब, 1045 से 65। इसका शासनकाल 1065 से 1090, इसका शासनकाल पूछ चुका है, और हर एक राजा का शासनकाल पूछेगा आपको आने वाले हर एक एग्जाम में। ठीक,
इसके शासनकाल में विशेष कार्य क्या होता है कि ये अलग अलग प्रकार का उपाधि धारण करता है ना, अलग अलग प्रकार का उपाधि धारण करता है। ठीक, सबसे पहले हम चले जाएंगे इनके शिलालेख या अभिलेख या ताम्रपत्र। ताम्रपत्र, ठीक, ताम्रपत्र में, अच्छा मैं आपको एक दो चीज इंपॉर्टेंट बताना भूल गया था, उसको मैं अभी बता देता हूँ। ठीक, कलचुरियों का जितना भी ताम्रपत्र है वो ताम्रपत्र का शुरुआत ओम नमः शिवाय से होता था। ओम नमः शिवाय, इससे पता चलता है कि कलचुरी शैव धर्म के मत अनुयायी, शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक, कलचुरियों का जितना भी ताम्रपत्र मिलेगा आपको, अधिकतर ताम्रपत्र का शुरुआत आपको किससे मिलेगा? ओम नमः शिवाय से। ठीक, इनका भाषा था संस्कृत, राजकीय भाषा कलचुरियों का था संस्कृत, इतना ध्यान रखिए। ताम्रपत्र मिला हमको पृथ्वीदेव प्रथम का दो अलग अलग जगह से, रायपुर और अमोदा। ठीक, अमोदा ताम्रपत्र से हमको पता चलता है कि ये 21,000 गांव का स्वामी था, 21,000 गांव का स्वामी था। ठीक, इतने सारे गांव का ये राजा था। क्या हुआ देखो अब आगे, इन्हीं ताम्रपत्र और शिलालेख में इसके उपाधि के बारे में भी जानकारी मिलती है। कौन कौन सा उपाधि धारण किया था? तो पहला सकल कुशलाधिपति, एक और शासक है, कमेंट करके बताओ कि कलचुरी वंश के पृथ्वीदेव प्रथम के अलावा वो कौन शासक है जिसने सकल कुशलाधिपति का उपाधि धारण किया था। आप वो पांडु वंश से संबंधित था, आप इतना जान लीजिए। उस राजा का आप नाम मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक, ये सकल कुशलाधिपति, साथ ही साथ प्रचंड कुशलाधिपति, इसके अलावा और ये उपाधि धारण करता है महामंडलेश्वर। जैसे कि गांव में कोई व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा जमीन होता है तो हम उसको मंडल बोलते हैं ना जी। इसके पास कितना गांव है? 21,000 गांव का अकेला गौंटिया, अकेला स्वामी है, तो इसीलिए एक धारण करता है महामंडलेश्वर। ठीक, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इसका उपाधि जो पूछा जाता है वह है समाधि गताशेष पंच महाशब्द। समाधि गताशेष पंच महाशब्द, ये इसके चार उपाधि हैं और चारों उपाधि आपको ये पूछेगा, पूछता ही है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका निर्माण कार्य क्या क्या, ये अपने शासनकाल में कौन कौन सा निर्माण कार्य करवाया है। सबसे पहला चीज, इसके पिताजी रत्नदेव प्रथम, वो क्या करते हैं, तुम्बाड़ में अपने नाम से एक मंदिर बनवाते हैं रत्नेश्वर देव के नाम से। पृथ्वीदेव प्रथम बोलता है कि मैं भी बनवाऊंगा वही तुम्बाड़ में, तो ये अपने नाम से पृथ्वी देवेश्वर मंदिर बनवाता है। पृथ्वी देवेश्वर मंदिर कहाँ? तुम्बाड़ में। ठीक, और साथ ही साथ इनके जो पिताजी के द्वारा बनाया हुआ होता है बंकेश्वर मंदिर, उस बंकेश्वर मंदिर के प्रांगण में, बंकेश्वर मंदिर के प्रांगण या आंगन में ये 4 खंभों वाला मंडप, चार खंभों वाला एक मंडप बनवाएगा। ठीक, इसी 4 खंभे वाले मंडप को हम कहते हैं चतुष्किंका, चतुष्किंका। ठीक, 4 खंभों वाला मंडप बनवाएगा बंकेश्वर मंदिर पे, इनके पिताजी के द्वारा बनाया हुआ ये मंदिर है। उस 4 खंभों वाले मंडप को हम बोलते हैं चतुष्किंका। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि बंकेश्वर मंदिर जो तुम्बाड़ का है, तुम्बाड़ के बंकेश्वर मंदिर में चतुष्किंका का निर्माण किस शासक ने करवाया था? पृथ्वीदेव प्रथम। और ऑप्शन में आपको जानबूझ के रत्नदेव प्रथम देगा, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि बंकेश्वर मंदिर का निर्माण करता कौन है? रत्नदेव प्रथम। तो कई लोग ऑप्शन में क्या लगा के आते हैं? रत्नदेव प्रथम। क्यों? क्योंकि इसने उसके निर्माण करवाया था, लॉजिक लगाते हैं। लेकिन क्या करोगे, ज्यादा बुद्धि थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक होता है ना, पढ़ लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
बंकेश्वर मंदिर में 4 खंभों वाला जो मंडप का निर्माण करवाता है वो उस शासक का नाम होता है पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक, 4 खंभों वाला मंडप का तो निर्माण करवा दिया, तो इसमें कुछ कुछ नाम भी अंकित करवाता है। ठीक है, जैसे अपने पत्नी राजल्ला का नाम हमको मिलता है। ठीक, साथ ही साथ इसके मंत्रीगण और सामंत का भी नाम हमको मिलता है। ठीक, इनके मंत्रीगण और सामंत का नाम होता है विग्रहराज और सोड़देव। विग्रहराज और सोड़देव। समझ में आया क्या? बंकेश्वर मंदिर में 4 खंभों का वाला मंडप का निर्माण चतुष्किंग का, उस चतुष्किंग का में किनके नाम उल्लेख है ये पूछेगा आपको। पृथ्वीदेव प्रथम की पत्नी या रानी राजल्ला, उसके 2 मंत्री विग्रहराज और सोड़देव। ठीक, उसके अलावा ये रतनपुर में ये विशाल तालाब या विशाल सरोवर का निर्माण करवाता है, विशाल तालाब का। ठीक, उसके अलावा लाफागढ़, फिर लाफागढ़ चित्तौड़गढ़, लाफागढ़ में ये एक किला बनवाएगा। ठीक, उस किला को घूमने के लिए गई होती है एक मेनका नाम की लड़की। मेनका नाम की लड़की जैसे ही दरवाजे को खोलती है उसको दिख जाता है शेर या सिंह, और सिंह उस मेनका को देख करके हुंकार भरता है। ठीक, हुंकार। इस किले का 3 मुख्य प्रवेश द्वार है, मेनका, सिंह और हुंकार। ये नाम पूछेगा आपको। लाफागढ़ के किले का 3 मुख्य प्रवेश द्वार, मेनका, सिंह, हुंकार। आइडिया बताया, मेनका नाम की लड़की लाफागढ़ के किला घूमने गई होती है, दरवाजा खोलती है, देखता है आगे सामने शेर है और शेर मेनका को देख करके हुंकार भरता है। ठीक, ये तीनों प्रवेश द्वार है लाफागढ़ किले का। बनवा कौन रहा है? पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में सिर्फ आपको इतना पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं। इसका शासनकाल मत भूलना आप। ठीक, पृथ्वीदेव प्रथम के बाद अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा जाजल्यदेव प्रथम। जाजल्यदेव प्रथम। ये जाजल्यदेव प्रथम क्या करता है? ये इस वंश का सर्वप्रतापी राजा होता है। ठीक, ये जो है इस वंश का सर्वप्रतापी राजा होता है। 1090 से 1120 ईस्वी तक इसका शासनकाल। क्या करेगा ये राजा? देखो, सबसे पहला काम, ये थोड़ा सा रहता है बिल्कुल हिम्मत वाला आदमी। ये बोलता है कि अभी तक जितने भी शासक हुए मेरे पूर्वज, वे सब के सब त्रिपुरी के अधीन में रह करके शासन कर रहे थे। मेरे को किसी के अंदर में गुलामी नहीं करना है। मैं अपने आप को आज से स्वतंत्र शासक घोषित करता हूं। मतलब त्रिपुरी के कल्चरी या त्रिपुरी शासकों की अधीनता को ये स्वीकारता है। ठीक, अस्वीकारता है, स्वीकार नहीं करता है, डिनाय। ठीक, ये क्वेश्चन पूछता है त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार करने वाला शासक कौन था? जाजल्यदेव प्रथम। अब ये स्वतंत्र शासक स्वयं को घोषित कर दिया, तो प्रजामंडल को बताने के लिए कि आज से हम स्वतंत्र हैं, हमारा साम्राज्य स्वतंत्र है, हम किसी के दबाव में या किसी के अधीन में आकर के अब शासन नहीं करेंगे, ये चीज को बताने के लिए प्रजामंडल को, उसके लिए क्या करता है? ये एक सोने का सिक्का चलवाएगा। सोने का सिक्का। ठीक, और इस सोने के सिक्के में श्री मद जाजल्यदेव अंकित करवाता है। ठीक, साथ ही साथ एक साइड करवा देगा ये गज शार्दुल। गज मतलब हाथी, शार्दुल मतलब शिकारी। गज शार्दुल, ये दोनों चीज ये अंकित करवाएगा। ठीक, जाजल्यदेव प्रथम स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित करेगा। स्वतंत्र शासक घोषित करने के बाद ये बताने के लिए प्रजा को कि आज से हम स्वतंत्र हैं, तो सोने का सिक्का चलवाएगा।
सोने का सिक्का चलवा के उसमें लिखवाता है श्रीमद जाजल्य, और साथ ही साथ उस सिक्के के पीछे एक और चीज अंकित करवाता है गज शार्दूल। ठीक, हाथियों का शिकारी होता है गज शार्दूल का। ठीक, अब देखो सोने का सिक्के चलवाने वाला ये इस वंश का प्रथम शासक होता है। प्रथम शासक होता है जो गोल्ड कॉइन को चलवाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा कलचुरी वंश में सोने का सिक्के चलवाने वाले प्रथम शासक का नाम बताइए। जाजल्य देव प्रथम। अब देखो सोने का सिक्का चलवाया, साथ ही साथ इसी उपलक्ष्य में कि हम अब स्वतंत्र हो गए हैं, अपने नाम से एक शहर बसाएगा जाजल्यपुर। ठीक, जाजल्यपुर को बसाता है, और यही जाजल्यपुर आगे चल के जांजगीर कहलाता है वर्तमान का। इस बात का हमको पता और अच्छे से तब हो जाता है कि जांजगीर में हर साल एक महोत्सव मनाया जाता है, जाजल्य महोत्सव। अब समझ में आया जाजल्य महोत्सव मनाने के पीछे कारण क्या है? क्यों? क्योंकि जांजगीर को किसने बसाया था? जाजल्य देव प्रथम ने। पहले उसके समय में क्या किस नाम से जानते थे? जाजल्यपुर। ठीक, और जाजल्यपुर को आज वर्तमान में हम जांजगीर के नाम से जानते हैं। ठीक, जाजल्यपुर को बसाया, जब वर्तमान के जांजगीर को बसाया, साथ ही साथ इसी जांजगीर में एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाता है। विष्णु मंदिर। ठीक, इस विष्णु मंदिर को हम नकटा मंदिर के भी नाम से जानते हैं। और यही चीज आपको पूछेगा, विष्णु मंदिर नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि जांजगीर के नकटा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया। कंफ्यूज मत होना। ठीक, जांजगीर के नकटा मंदिर का निर्माण जाजल्य देव प्रथम। सर इसको नकटा मंदिर क्यों बोलते हैं? देखो वर्तमान का जब हम मंदिर देखते हैं, प्राचीन समय का जो भी मंदिर देखते हैं, उसके ऊपर का जो गुंबद होता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक, लेकिन इस मंदिर के ऊपर का कोई गुंबद ही नहीं है, फ्लैट है बिल्कुल ऐसे। इधर पूरा फ्लैट है, ये वाला पोर्शन। इसीलिए इस मंदिर को नकटा मंदिर भी कहा जाता है। यहां तक के समझ में आया क्या? ठीक, ठीक, विष्णु मंदिर बसाया, इसका निर्माण कार्य देखें क्या और तो तुम्बाड़ में पाली में बाणवंशी शासक होता है, उस शासक का नाम होता है विक्रमादित्य, जिसको मुग्धतुंग ने हराया होता है। वो बाणवंशी शासक पाली में एक शिव मंदिर बनवाया होता है। ठीक, उसी शिव मंदिर का ये जीर्णोद्धार करवाता है। कौन करवा रहा है? जाजल्य देव। उसी शिव मंदिर को, ये पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाता है जाजल्य देव। ठीक है, जहां तक कि कोई दिक्कत नहीं होगा। यार इसका सिक्का, इसका एक और सिक्का है तांबे का। ये तांबे के सिक्के में इसकी हनुमान की आकृति मिलती है। ठीक, इतना चीज आपको पढ़ना है जाजल्य देव के बारे में। ठीक, त्रिपुरी की अधीनता अस्वीकार करेगा, बताने के लिए प्रजा को सोने का सिक्का चलवाता है, और उस सोने के सिक्के में श्रीमद जाजल्य और गज शार्दूल अंकित करवाता है। साथ ही साथ अपने नाम से जाजल्यपुर नाम का शहर बसाएगा, वर्तमान का जांजगीर है ना। और जांजगीर में आज भी जाजल्य महोत्सव का सेलिब्रेट करते हैं हर साल। जांजगीर में विष्णु मंदिर बनवाता है, जिसको नकटा मंदिर के नाम से भी हम जानते हैं। और क्या करवाता है विशेष निर्माण कार्य? तो पाली के शिव मंदिर का ये जीर्णोद्धार करवाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा निर्मित शिव मंदिर को कौन से कलचुरी शासक ने जीर्णोद्धार करवाया था? तो जाजल्य देव प्रथम 1090 से 1120 ईस्वी के बीच में। ठीक, इतना पढ़ने के बाद इसका एक मंत्री होता है, मंत्री का नाम है पुरुषोत्तम। बस इसका नाम ध्यान में रखो, आगे थोड़ा सा काम आएगा। इसके आने वाले जो वंशज होंगे उसमें इसका नाम उल्लेख है उनके शिलालेखों में। ठीक, इसका एक गुरु होता है, गुरु का नाम है रुद्रशिव।
ये रुद्रशिव क्या विशेष काम करता है कि रुद्रशिव जो है बौद्ध धर्म ग्रंथों का ज्ञाता होता है, बौद्ध धर्म ग्रंथ का ज्ञाता। किसका गुरु है? जाजल्यदेव प्रथम का गुरु है। ठीक, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है जाजल्यदेव को लेकर के, यही विशेष कार्य पूछता है। एक चीज और है, हमको इस बारे में पता कैसे चलता कि पाली के शिव मंदिर का ये जीर्णोद्धार करवाया था? तो पाली के शिव मंदिर के दीवार पे ना एक शब्द लिखा हुआ है, वो शब्द का नाम है श्री मद जाजल्य देवस्य कीर्ति, ये लिखा हुआ है। ठीक, श्री मद जाजल्य देवस्य कीर्ति शब्द लिखा हुआ है पाली के शिव मंदिर में। इनका मंत्री पुरुषोत्तम गुरु रुद्रशिव जो बौद्ध धर्म के ज्ञाता थे या बौद्ध दार्शनिकों के ज्ञाता थे। ठीक, इसका युद्ध अभियान पढ़ लो, काम आएगा। युद्ध अभियान क्या होता है? छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव इसके ऊपर आक्रमण करता है। मैं छिंदक नागवंशी में आपको ये पढ़ाया हूँ। ठीक, छिंदक नागवंश के शासक कौन? सोमेश्वर देव प्रथम। सोमेश्वर देव प्रथम इसके ऊपर अटैक करेगा, लेकिन इसमें सोमेश्वर देव प्रथम हार जाता है और पूरा परिवार को बंदी बना के ले आता है जाजल्यदेव प्रथम कहाँ? रतनपुर में। ठीक, साथ ही साथ ये उड़ीसा का एक शासक होता है भुजबल, उसको भी ये वो युद्ध में हराता है। इतना चीज आपको जाजल्यदेव प्रथम को लेकर के पढ़ना है। ठीक है जी, इतना चीज समझ में आया क्या? ठीक, अब अपने जीवन के अंतिम समय में जाजल्यदेव प्रथम क्या करेगा? एक मकरध्वज नाम का जोगी, मकरध्वज नाम का एक योगी या जोगी के साथ तीर्थाटन के लिए निकलता है, तीर्थ यात्रा के लिए। तीर्थाटन के लिए निकलेगा मकरध्वज नाम के जोगी के साथ, लेकिन लौट के कभी वापस नहीं आता, अपना सारा राजपाट दे देता है अपने बेटे रत्नदेव द्वितीय को। तो अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रत्नदेव सेकंड के बारे में। रत्नदेव द्वितीय 1120 से 1135 ईस्वी के बीच। ठीक, इसके शासनकाल में सिर्फ ये जानो, ये बेचारा जैसी राजा बनते इसको युद्ध करना पड़ता है बेहद ज्यादा। युद्ध नंबर पहला, इसका पिताजी कलचुरियों की अधीनता को अस्वीकार कर देता है। कलचुरी वाले लोग अब सोचते हैं जाजल्यदेव जब था शासक उसको हराना तो मुश्किल था, अब तो इसका बेटा बन गया, क्यों ना हम लोग रतनपुर पे अटैक कर दें। ठीक, तो त्रिपुरी का एक शासक होता है गयाकर्ण, और ये कहता है कि त्रिपुरी के अधीन को स्वीकार करो या तो हमारे साथ युद्ध करो। रत्नदेव द्वितीय बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी अधीनता को स्वीकार नहीं कर सकता। तो त्रिपुरी के शासक के साथ इनका युद्ध होता है और इस युद्ध में गयाकर्ण हार जाता है, जीत जाता है कौन? हमारा रत्नदेव द्वितीय। ठीक, दूसरा युद्ध होता है अनंत वर्मन चोटगंग के साथ। अनंत वर्मन चोटगंग के साथ, गंगवंशी शासक था ये। ठीक, इस गंगवंशी शासक को ये हराएगा कहां पे? शिवरी नारायण के पास। शिवरी नारायण के पास इस गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोटगंग को हराता है, और हराने के बाद ये एक उपाधि धारण करता है जिसका नाम है त्रिकलिंगाधिपति। ठीक, शिवरी नारायण के पास रत्नदेव द्वितीय अनंत वर्मन चोटगंग को हराएगा, और क्योंकि ये राजा कलिंग नरेश होता है इसको हराता है शिवरी नारायण के पास, और ये रत्नदेव प्रथम उपाधि धारण करता है त्रिकलिंगाधिपति का। यहां तक के समझ में आया क्या?
ठीक। इसके अलावा एक और युद्ध लड़ता है बेचारा बंगाल के गोंड राजाओं के साथ। बंगाल के गौंड शासक या गौंड शासकों के साथ इसका युद्ध होता है। ठीक, इतना युद्ध लड़ेगा अपने शासनकाल में कौन? रत्नदेव द्वितीय। तो ये चीज आपको इसके युद्ध के बारे में पढ़ना है, रत्नदेव द्वितीय का। ठीक है जी। इसका एक सामंत होता है, सामंत का नाम है वल्लभराज। ये वल्लभराज कुछ विशेष निर्माण कराता है। देखो हर एक राजा कुछ ना कुछ निर्माण कार्य करा रहा है, इसीलिए कलचुरी वंश से ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में आसानी होती है इसी वंश से। ठीक, इसका सामंत रहता है वल्लभराज। वल्लभराज क्या करेगा? विकर्णपुर महल बनवाता है। विकर्णपुर महल और साथ ही साथ रेवंत सूर्य मंदिर। ठीक, रत्नदेव द्वितीय 1120 से 1135। ये जैसी राजा बनता है इसको भयानक ज्यादा युद्ध के अपने आसपास के शत्रुओं से सामना करना पड़ता है। 3 युद्ध लड़ता है अपने जीवन का, तीनों इंपॉर्टेंट। त्रिपुरी के गयाकर्ण को हराएगा, अनंतवर्मन चोटगंग जो गंगवंशी शासक है उसे शिवनीरायण के पास हराता है और त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण करता है। ठीक, बंगाल के गौंड शासकों को हराता है ये। ठीक, और इसके निर्माण कार्य इसके शासनकाल में, तो इसके सामंत या इनके मंत्री जो होते हैं वल्लभराज, ये विशेष निर्माण कार्य कराते हैं। विकर्णपुर का महल और रेवंत सूर्य का मंदिर। ठीक, इतना चीज आपको रत्नदेव द्वितीय के बारे में पढ़ना है। 1120 से 1135 ईस्वी। दो मिनट यार, वेट करके रख दिया है ये। अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी देव सेकंड या पृथ्वी देव द्वितीय के बारे में, 1135 से 1165 ईस्वी के बीच में। ठीक, ये क्या विशेष कार्य करता है यार अपने साम्राज्य में? सबसे पहले देखो ताम्रपत्र, इसके जीवन का ताम्रपत्र 14 अलग अलग स्थानों से इसके ताम्रपत्रीय अभिलेख हमको मिलता है, 14 अलग अलग जगह से। ठीक, और ये भी हमको पता चलता है उन ताम्रपत्र और अभिलेखों के माध्यम से कि इसी के शासनकाल में कलचुरी वंश का सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार हुआ था। गोदावरी नदी से लेकर के उत्तर में नर्मदा नदी अमरकंटक तक इसका साम्राज्य विस्तार था, पृथ्वीदेव सेकंड का। ठीक, अलग अलग 14 जगह से हमको इसके अभिलेख या ताम्रपत्र मिलते हैं। ठीक है, इसका जो है रतनपुर एक शिलालेख है और कोनी शिलालेख है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रतनपुर शिलालेख और कोनी शिलालेख। रतनपुर शिलालेख में एक चक्र शब्द का उपयोग हुआ है। ठीक, हो सकता होगा ये चक्रवर्ती सम्राट को उपाधि धारण करने वाला रहा हो, तो रतनपुर शिलालेख में चक्र शब्द उपयोग हुआ है पृथ्वीदेव सेकंड के लिए। ठीक, कोनी शिलालेख से पता चलता है कि पुरुषोत्तम देव, जो मैं उससे पहले के शासक का जो मंत्री था उसके बारे में बताया, पुरुषोत्तम देव को ये सलोनी नामक ग्राम दान में दिया होता है। ठीक, दान देता है। ठीक है, इतना पढ़े क्या? ठीक, 14 अलग अलग जगहों से ताम्रपत्र, कोनी शिलालेख से हमको पता चलता है कि ये पुरुषोत्तम देव को सलोनी नामक ग्राम दान में दिया होता है। ठीक है, इसका युद्ध हम पढ़ लेते हैं एक बार। इसका युद्ध सिंधक नागवंशी शासक कन्हर देव को ये हराएगा।
और इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा होता है इसी का सेनापति जगपाल। जगपाल इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा होता है और उसमें कन्नड़ देव को ये हराता है। ठीक, इसके बाद हम इसके विशेष निर्माण कार्य पढ़ेंगे। निर्माण कार्य इसका पूछेगा। ठीक है जी। पृथ्वीदेव सेकंड का रतनपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट। रतनपुर में क्या बनवा रहा है? रतनपुर में बनवा रहा है ये गज किला। ठीक, गज किला। गज किला ऐसा किला है जहां पे रावण का आपको ऐसा मूर्ति मिलेगा जो स्वयं का गला काट रहा है, यज्ञ करते हुए ऐसा दिखाया गया है और अपने गले का वो आहुति दे रहा है। ठीक, रतनपुर का गज किले का निर्माण करवाता है। साथ ही साथ इसका एक बड़ा भाई होता है अनुज। बड़े भाई को हम बोलते हैं अनुज। उसका नाम होता है अकाल देव। ये अकाल देव क्या करेगा? ये अपने नाम से अकलतरा नाम का एक शहर बसाएगा। ठीक, अकलतरा को किसने बसाया ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, तो ध्यान में रखिए पृथ्वीदेव द्वितीय का बड़ा भाई अकाल देव ने अकलतरा नाम का शहर बसाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या कि रतनपुर में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, राजीव नलवंशी शासक जिसने बनवाया था, राजीव लोचन मंदिर। ये राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाता है। 10 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया था? तो आपको पता होना चाहिए किसके शासन काल में हो रहा है ये? पृथ्वीदेव सेकंड या पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल में राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। ठीक, और क्या होता है रतनपुर में? गज किला बनवाया। गज किले बनवाने के बाद यहाँ पे खड़गताल नाम का भी एक बड़ा सा सरोवर बनवाता है। ठीक, उसके बाद क्या करेगा? मल्हार में ये बनवाएगा धुरजरी मंदिर और साथ ही साथ बनवाएगा डूमर महल। धुरजरी मंदिर और डूमर महल। हर एक राजा कुछ ना कुछ निर्माण कार्य बना रहा है, कुछ ना कुछ निर्माण करवा रहा है और हर एक राजा का निर्माण कार्य पूछता है। ठीक, ये तो रट लो आप कि राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसके शासन काल में हुआ था? पृथ्वीदेव सेकंड 1135 से 1165 के बीच। ठीक, मल्हार में बनवाता है धुरजरी मंदिर और डूमर महल। साथ ही साथ एक झील भी बनवाता है ये खारंग नदी के आसपास, खारंग झील। और यही खारंग झील आगे चल के आज हम इसका विस्तार रूप देखते हैं, खूटा घाट डैम, खूटा घाट बांध। ठीक, तो इतना समझ में आया आपको? ठीक, इसका जो सामंत होता है पृथ्वीराज का वल्लभराज, यही बनवाता है इस खारंग झील को और यही इस खारंग झील का विस्तार रूप आज हम खूटा घाट बांध देख रहे हैं। पृथ्वीदेव सेकंड के बारे में आपको इतना पढ़ना है, 1135 से 1165 इसका शासनकाल। ताम्रपत्र 14 अलग अलग स्थानों से मिला है। रतनपुर के शिलालेख और कोनी शिलालेख से हमको जानकारी मिलती है कि ये चक्र नाम का कोई शब्द यूज किया और कोनी शिलालेख से पता चलता है कि इसके पिताजी का जो मंत्री थे पुरुषोत्तम देव, उनको इन्होंने सलोनी नामक ग्राम दान में दिया। ठीक, एक युद्ध कन्नड़ देव के साथ युद्ध होता है जिसका नेतृत्व करता होता है जगपाल और ये कन्नड़ देव होता है छिंदक नागवंशी शासक। ठीक है जी। इसका निर्माण कार्य सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखना है। रतनपुर में गज किला और खड़गताल। इसके बड़े भाई होता है अकाल देव, वो अकलतरा नाम का शहर बसाता है। ठीक, राजीव लोचन मंदिर जो नलवंशी शासक विलासतुंग ने बनवाया था उसका ये जीर्णोद्धार करवाता है। मल्हार में धुरजरी मंदिर और डूमर महल का निर्माण करवाता है। खारंग झील, जिसको वर्तमान इसका जो बड़ा रूप जो हम देख रहे हैं खूटा घाट डैम, वो पहले खारंग झील था। ठीक, इसको बनवाता है इसका सामंत वल्लभराज। आपको इतना पढ़ना है पृथ्वीदेव सेकंड के बारे में। ठीक है जी। ठीक, अब हम पढ़ते हैं जाजल्य देव द्वितीय।
जाजल्य देव सेकंड, रत्न पृथ्वी जाजल्य, रत्न पृथ्वी जाजल्य 1165 से 1168, बहुत कम समय के लिए इसका शासनकाल होता है, ठीक 1168। इस बीच में क्या करेगा, देखो इसका युद्ध हो जाता है, त्रिपुरी का शासक होता है, शासक का नाम है जय सिंह, जय सिंह के साथ इसका युद्ध होगा, ठीक। इसके बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिल रहा है, सूर्य नारायण के शिलालेख से, ठीक है। सूर्य नारायण के शिलालेख से हमको जानकारी मिलती है कि जाजल्य देव तृतीय का जो युद्ध, जाजल्य देव सेकंड जो द्वितीय का जो युद्ध होता है वो त्रिपुरी के शासक जयसिंह के साथ हो रहा है। अब ये जयसिंह के साथ युद्ध करने वाला होता है, इसमें इस युद्ध में इसका एक योद्धा जाजल्य देव का एक सेनापति, उस सेनापति का नाम है अल्हड़ देव, उल्हण देव या कल्हण देव, तीन अलग अलग नाम, अल्हण देव, उल्हण देव या कल्हण देव। ये इसमें इस युद्ध में लीडर कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है, सेनापति होता है किसका, जाजल्य देव द्वितीय का, ठीक। ये इसका एक होता है हाथी, इसका हाथी का नाम मत भूलना, मान सिद्धि नाम का एक हाथी में सवार होकर जाता है युद्ध करने, ठीक। इस मान सिद्धि नामक हाथी में बैठेगा और अल्हण देव लड़ाई करेगा और इसी लड़ाई में करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन जय सिंह को जीतने नहीं देता, जय सिंह इस युद्ध में हार जाता है, मारा जाता है, ठीक। इसके शासन काल में ये युद्ध आपको ध्यान में रखनी है। ये सारी चीजें हमको किससे पता चल रहा है, सूर्य नारायण का। किस वीर योद्धा का इसमें मृत्यु हो जाती है, अल्हण देव का। ये अल्हण देव क्या करता है, ये एक विशेष निर्माण करवाता है, ठीक है। इस विशेष निर्माण क्या है इसका, कि ये सूर्य नारायण में निर्माण, सूर्य नारायण में चंद्रचूड़ नाम का एक मंदिर बनवाएगा, सूर्य नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर, ठीक। साथ ही साथ मल्हार में पतालेश्वर मंदिर, कहाँ, मल्हार में, ठीक। इतना चीज समझ में आया क्या। जाजल्य देव द्वितीय के बारे में, त्रिपुरी के राजा के साथ युद्ध करेगा, इसमें इसका जो मुख्य सेनापति होता है अल्हण देव, उसका मृत्यु हो जाता है, मान सिद्धि नामक हाथी में सवार होकर जाता है युद्ध करने। साथ ही साथ इसका निर्माण क्या, सूर्य नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण ये करवाया अल्हण देव, शासनकाल जाजल्य देव सेकंड, ठीक। और मल्हार में पतालेश्वर मंदिर, ठीक है जी। इसके बाद इसका दो ज्योतिष होता है, एक ज्योतिष होता है, एक पुरोहित होता है, जाजल्य देव का ज्योतिष, ठीक। ज्योतिष होता है राघव और नामदेव नाम का, राघव, और इसका पुरोहित होता है नामदेव, ठीक। राघव और नामदेव नाम का पुरोहित होता है और इसको बुंदेरा नामक ग्राम दान में देते हैं। इतना चीज आपको जाजल्य देव द्वितीय के बारे में पढ़ना है। कुछ कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इसको ना थिरु नाम का कोई जनजाति सरदार होता है, कोई थिरु नाम का जनजाति सरदार, ये थिरु नाम का कोई जनजाति सरदार इसको उठा के लेके चला जाता है, ठीक। जाजल्य देव द्वितीय के बारे में आपको बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। चलो एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो मैं आपको बताया था तुम्बाड़ को राजधानी बनाता है, कौन बनाता है, रिपीट करते हुए चले, कौन बना रहा है, कलिंगराज। कलचुरियों की पहली राजधानी कब बनाता है, 1000 ईस्वी में, ये भी ध्यान में रखिए, ठीक।
छत्तीसगढ़ के रतनपुर में शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्न में से किस स्थान से थे? ये क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार। और देखिए मैं बताया था आपको सरयू पाली या लहुरी के कलचुरी, ज्यादा से ज्यादा त्रिपुरी के कलचुरी, लेकिन ऑप्शन में कुछ नहीं है, ऑप्शन में दिया है महेशमती। तो स्टार्टिंग में कौन? महेशमान नाम का शासक अपने नाम से एक शहर बचाता है महेशमती नगर, ठीक। तो मूलतः वे इसी स्थान से थे। हेलो, हाँ ठीक है, आओ आओ, रुक जा करत फोन। ठीक, कलचुरी राजवंश के निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित किया था? शाखा पूछ रहा है, वो शाखा है लहुरी के कलचुरी। लहुरी नहीं दिया तो हो, नहीं दिया गया तो नहीं दिएगा तो देगा सरयू पाली के कलचुरी, ठीक। ये चीज आपको ध्यान में रखना। तुम्बाड़ में शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन? मैं आपको बताया तुम्बाड़ में बसाया कौन? कलिंगराज, ठीक। उसके बाद आता है कमलराज, ये दोनों शासन करता है तुम्बाड़ में। रत्नराज प्रथम क्या करता है? तुम्बाड़ से राजधानी को ले आता है रतनपुर, लेकिन 5 साल तो ये तुम्बाड़ में शासन करता है ना जी। तो अंतिम बार शासन करता है कौन? रत्नराज प्रथम। और तुम्बाड़ में किन किन कलचुरियों ने शासन किया था? तो ये तीनों शासक का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कौशलाधिपति का उपाधि धारण किया था? ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिद्दक नागवंश राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया था? और पराजित करने के साथ साथ पूरे परिवार सहित बंदी बना करके उसे रतनपुर का किला ले आया था। ये भी आप मुझे कमेंट के वर्क करके बताइए कि वो शासक कौन है, ठीक। पार्ट 1 में बस इतना ही, उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट 2, ठीक। अभी आज के लिए पार्ट 1 में आज हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।